अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आर्गूमेंटेटिव ऐसे को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने टाइटल है आज का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आर्गूमेंटेटिव ऐसे हमारे पास आ गया है, तो इसमें हम देख लेते हैं। एक ऐसे अगर इसको हम नाम से ही देखें तो आर्गूमेंट का मतलब होता है कि बहस करना। आप फॉर एग्जांपल कह रहे हो कि ये सही है और अगला बंदा कह रहा है नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम इस आज ऐसे को देखेंगे, आर्गूमेंट को देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किट। अब यहाँ पे एक स्किट है जिसमें दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। एक बंदा है, वो कहता है एन आर्गूमेंट इज इज़न्ट जस्ट अ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब आपस में दो लोगों का कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है कि ख्यालात आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। अपोनेंट कहता है इट कैन बी, के हो सकता है। अब फिर आगे से बंदा कहता है नो इट कांट। आर्गूमेंट इज कनेक्टेड सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश अ प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चर इसका डिस्कस कर लेते हैं आर्गूमेंटेटिव ऐसे का, और देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे एक इसका ब्रीफ ओवरव्यू यही है कि इन एन आर्गूमेंटेटिव ऐसे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू कन्विंस अदर एंड पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ करेक्ट वन। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट साबित करना ही करना होता है थ्रू लॉजिक्स, रीजंस, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सेट्रा। पहले पॉइंट में देखो कि सो वी नीड टू टेक क्लियर पोजीशन ऑन एन इशू दैट इज़ आर्गुएबल। हमें एक क्लियर पोजीशन लेनी होती है एक ऐसे इशू पे जिस पे हम आर्गू कर सकते हैं, जिस पे बहस कर सकते हैं। ये नहीं कि अगला बंदा दो तीन आगे से हमें लॉजिक्स दे के हमारा जवाब, हमारा जो आर्गूमेंट है उसको हमें किसी जवाब देने के काबिल ही ना छोड़े, हमारे पास कोई जवाब ही ना हो उसको आगे से देने के लिए। पहले आपको अपनी क्लियर पोजीशन देखनी है, फिर आर्गू करना है। प्रेजेंट और सपोर्टिंग आइडियाज़ द प्रोज। इसके जो प्रोज हैं कि आप अपनी सपोर्टिंग, प्रोज का मतलब होता है एडवांटेजेस। जो आपके एडवांटेज में, जो आपके हक में बात है वो ये है कि आप अपने सपोर्टिंग आइडियाज़ और डिटेल्स अपने पास तैयार करके रखो, उसको प्रेजेंट करो। कौन सी हैं कि एक्नॉलेज द अपोजिंग आइडियाज़। ये है कि इसके जो आपके अपोनेंट है, जो आपका दूसरा बंदा है, जो कि आपको आगे से क्वेश्चन कर सकता है, आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि मैं अगर इसको ये बात कहूँगा तो अगला बंदा इसके जवाब में ये बात कह सकता है, और उसके जवाब में भी मुझे आगे बात कहना आनी चाहिए। इसी तरह रिफ्यूट देम। आप उनको रिफ्यूट तभी कर सकते हो, आप उनको जवाब तभी दे सकते हो जब आपके पास प्रॉपर लॉजिक्स, रीजंस वगैरह होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना होता है कि जो एंड करना होता है वो कन्विंसिंग मैनर में करना होता है, उसको अगले को कन्विंस करना होता है आपकी बात पे कि यार मेरी बात ठीक है, तुम्हारी बात नहीं ठीक। क्यों मेरी बात ठीक है, आपने उसको लॉजिक्स देनी होती हैं, आपने उसको सब कुछ देना होता है। रिफ्यूट देम से मुराद है कि आप लोगों ने क्या काम करना होता है कि उसको आराम सुकून से लॉजिक्स दे के मनवाना होता है, सीधी सीधी यही बात है। और एंड आपने बदतमीज़ी से नहीं करना होता, कन्विंसिंग मैनर से करना होता है, क्योंकि आपकी बात अब प्रूव हो रही है। तो ये नहीं कि आप उसके साथ लड़ना शुरू हो जाओ, तो आपने कन्विंस करके उसको आराम सुकून से अपनी बात करनी है। इसी तरह यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो इसका ओवरव्यू में मज़ीद पॉइंट्स कहता है कि एंड दैट्स नॉट ऑलवेज़ ईजी टू डू। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपनी बात मनवाना और दूसरे की बात को गलत साबित करना, या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पोज करना इतना आसान काम नहीं है कि यार तुम नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे ये करने दो, मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूँ। दूसरे को ये बात मनवाना कि वो ना करे मैं करूँ, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। In fact, just selecting a topic that is arguable may just be the most difficult part of the essay। कहता है कि इवन आपको ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप उस जिस टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हो, कि आप कोई ऐसा टॉपिक कौन सा चूज़ करो जिस पे आप अगले बंदे को रिब्यूट करो, उसको गलत साबित करो, उसको लॉजिक्स दो, कंक्लूजन दो, ये सब कुछ दो। आगे आते हैं सेलेक्टिंग आर्गुएबल टॉपिक। तो अगर मुश्किल है तो फिर ये वीडियो क्यों है, ये आप लोगों ने क्या करना है, आपने किस तरह इसको आसानी पैदा करनी है, तो बताता हूँ मैं। आर्गुएबल टॉपिक शुड बी नैरो। ये आर्गुएबल टॉपिक सारों पे अप्लाई हो रहा है, शुड बी आगे लिखा है।
नैरो, बी स्पेसिफिक अबाउट योर पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप क्या काम करना चाहते हो जी, आप ट्रिप अरेंज करना चाहते हो, क्लास में दो बच्चे हैं, वो कहते हैं हम ट्रिप अरेंज करेंगे, आप कहते हो मैं करता हूँ। आपको अपने टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो क्यों नहीं करे, आप क्यों करें। तो अब यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी दोनों के दरमियान में। तो इसको करने के पहले कि उसको आप बताओ, आपने अपने टॉपिक के बारे में क्लियर होना चाहिए। बी वन दैट कैन प्रॉपरली सपोर्टेड विद स्टैटिक्स आउटसाइड सोर्स साइटेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ये आगे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। हमें ट्रिप की बात ले लेता हूँ, आपने उसको बताना है कि यार मैंने यूं यूं गाड़ियाँ अरेंज करवानी है, यूं मैंने बच्चों को इतने बच्चों को लेके जाना है, इतनों को नहीं लेके जाना। ये सारी मेरे पास डिटेल्स है, मैंने सारी प्लानिंग की हुई है। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली प्लान्ड, एक एक मिनट मेरा प्लान्ड है कि हम यहाँ पे इतने टाइम पे हम यहाँ पहुँचेंगे, इतने टाइम पे यहाँ पहुँचेंगे, गाड़ी की स्पीड इतनी होगी, उसका इतने किलोमीटर में इतना सफ़र तय करेगी, इस पॉइंट पे हम इधर पहुँचेंगे, यहाँ पे 30 मिनट्स का स्टे करेंगे, फिर हम दूसरे टूर पॉइंट पे जाएंगे। इसी तरह आप जब उसको इतनी लॉजिक और इतनी प्रॉपरली चीज़ों से करोगे, नेक्स्ट बंदे ने 90% चांसेस होते हैं कि ऐसा काम नहीं किया होता। contain an argument that others might disagree with। अब आपके पास आर्गूमेंट है भाई कि मैं ट्रिप लेके जा रहा हूँ, बाकी बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम भी लेके जाएंगे, या बाकी क्लास में एक दो बच्चे और हैं वो कहते हैं हम भी लेके जाएंगे। तो आर्गू है, वो कहेगा कि यार मैं कम हूँ जो मैं नहीं लेके जा सकता, आप कह रहे हो कि आप लेके जाओगे, आप कैसे कह सकते हो। तो आर्गूमेंट उसमें लाजमी होना चाहिए जो भी आपका टॉपिक है। दैट अदर माइट डिसएग्री कर सकते हैं ना यार, लड़के कहते हैं यार हमें मौका दो, हम लेके जाते हैं। इट शुडेंट बी मेयरली प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम और अ फैक्ट। इसमें ये कम्प्लीटली हमारे पास प्रॉब्लम या फैक्ट जो है वो ही नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा पूरा ही आप लोग क्या काम कर लो, वो सब कुछ ही रिप्रेजेंट कर लो। तो इसमें मेयरली का मतलब होता है प्योरली। तो आप जो है कि आपको जो टॉपिक है वो प्योरली इस बात पे नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, लोग डिसएग्री हों। इट शुडेंट बी मेयरली प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम और फैक्ट। आपने ट्रिप लेके जानी है, ये मसला नहीं आपका टॉपिक होना चाहिए कि मैं ट्रिप लेके जाऊंगा या वो ट्रिप लेके जाएगा। आपका टॉपिक क्या है, ट्रिप लेके जानी है। आर्गूमेंट उसमें क्या है कि मैं लेके जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे लड़ाई बन गई। एग्जाम्पल, नॉन नेटिव स्पीकर्स, एक मैंने आपको एग्जाम्पल इसकी देता हूँ। नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश कैन नॉट सक्सीड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। इसमें एक हमारे पास टॉपिक ये है कि हमारे पास नॉन नेटिव स्पीकर जो कि अमेरिका में लोग नहीं रहते। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से गया हूँ, आई कैन नॉट सक्सीड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी बिकॉज आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश लाइक दैम। ये हमारे पास एक टॉपिक है कि जो नॉन नेटिव हैं, जो कि अमेरिकन नहीं है, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, फेल हो जाएंगे या जो मर्ज़ी होगा। तो भाई क्यों नहीं चल सकते, हम किसी से कम हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्गूमेंट पैदा हो गया। हमने उनको कहा यार हम किसी से कम हैं, क्यों नहीं चल सकते, हम आपसे भी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, आप हमें अपने साथ थोड़ा कुछ अर्सा टाइम तो गुजारने दो, हम सीख लेंगे इंग्लिश। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आर्गूमेंट हो गया, आप गुस्सा हो गए उस पर। और उसके बाद है पॉसिबल आर्गुएबल टॉपिक्स। आप टॉपिक यूँ आपने सेलेक्ट करना है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। अब इस टॉपिक में कि वी कैन सक्सीड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। अब आर्गूमेंट यही है कि वाई वी कांट सक्सीड, इसके अंदर आर्गूमेंट है, लेकिन आर्गूमेंट हमारा जो टॉपिक है वो मसला नहीं है। इट शुडंट प्योरली कंप्लीटेड प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। ये हमारा जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, पूरे की पूरी प्रॉब्लम्स को। अच्छा, यहाँ पे एक मारिजुआना है, मैरिजुआना ये एक ड्रग होता है, शुड बी कंसिडर्ड लीगल। सेलिंग एंड यूजिंग मैरिजुआना इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी कंसिडर्ड इलीगल। हमारे पास दो टॉपिक आ गए हैं। अब आपने सोचना है कि इसमें से ये वाला आर्गुमेंटेटिव है या ये है। अब जब आप कहोगे कि marijuana शुड बी कंसिडर्ड लीगल, तो ये इट इज़ नॉट अ गुड टॉपिक बिकॉज इट इज़ टू जनरल। ज़्यादातर लोग कहेंगे अच्छा ठीक है यार, हम बहस में क्यों पढ़ें, छोड़ो यार ये वो, ठीक है बस लीगल है तो होता रहे, क्योंकि ये marijuana शुड बी कंसिडर इलीगल। अब यहाँ पे marijuana जो है, marijuana जो भी ये ड्रग है,
ये इसको सिर्फ लीगल करने का यहाँ पे कहा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हमारा क्या इससे लेना देना, लीगल हो या ना हो इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बी नंबर पे आप देखो, सेलिंग एंड यूजिंग मैरिजुआना इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी कंसिडर्ड इलीगल। अब यहाँ पे जो ये ड्रग है ये आम सरेआम पब्लिक प्लेसेस पे बेचना और इस्तेमाल करना इलीगल है। जिस तरह स्मोकिंग का आप कह लो, स्मोकिंग शुड बी कंसिडर्ड लीगल। आप कहोगे खैर है यार जो करते हैं करते रहें, लेकिन स्मोकिंग एंड यूजिंग दो बस इसमें यूजिंग को छोड़ो, स्मोकिंग एंड यूजिंग ड्रग्स इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी लीगल। आप कहोगे यार पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे सारे होते हैं, आप अपनी स्मोक से हमें तबाह कर रहे हो, क्यों है, नहीं होना चाहिए। तो आप इस पे कहोगे यस आर्गुमेंटेशन, आप उस पर अपना भी किरदार डालोगे, आप अपनी भी कमेंट्स नीचे शुरू कर दोगे यार वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक में हम भी जाते हैं, हम जब आज से कोई सिगरेट पी के गुजर रहा होता है, धुआं हमारे नाक में भी चला जाता है। यस एन आर्गुमेंटेशन टॉपिक शुड बी नैरो। ये हमारे पास क्या है, एक टॉपिक है, क्योंकि ये क्या है, नैरो है। हमारे पास एक फील्ड आ गई है जिसमें पब्लिक प्लेसेस को डिफाइन कर दिया गया है और वहाँ पे अब इस पे बहस हो सकती है। यहाँ पे कोई इतना बहस नहीं करेगा, कहेगा लीगल होता है तो होता रहे। ये बड़े लेवल पे बहस है, ये आम लोगों में देखो ज़्यादा बहस होती है। अच्छा यहाँ पे और भी आपको एग्जांपल दे देते हैं। दोज हु आर अंडर एज ऑफ 30 डिज़ायर अ हेल्दी लाइफ शुड डेफिनेटली गेट अ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ अ कार। तो इसमें वो कहता है कि जो कि 30 साल से नीचे हैं और ये ख्वाहिशमंद है कि हम हेल्दी लाइफ गुजारें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, 30 साल से कम लोग, उनको एक साइकिल लेनी चाहिए कार के बगैर। तो इस पे लोग आर्गू नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एन आर्गुएबल टॉपिक शुड कंटेन एन आर्गूमेंट। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। वो कहोगे अच्छा ठीक है यार, कहते हैं यहाँ पे देखो डिज़ायर अली शुड डेफिनेटली गेट अ बाईसाइकिल। तो आप कहोगे यार चलो ठीक है लेनी चाहिए, हाँ सही तो कह रहे हैं, हमें वॉक करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे देखो आपको चॉइस मिली हुई है, आपको है कि बस लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। अब फ़र्क यहाँ पे बी पार्ट में क्या है, वी शुड डिसाइड वेदर वी वांट अ बाईसाइकिल और कार। आपको अब चॉइस दे दी गई है कि आपने इन दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना ही करना है, या तो बाईसाइकिल या कार। अब यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी, भाई हम क्यों बाईसाइकिल लें, बाईसाइकिल का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे तो कह रहे थे हाँ हाँ होनी चाहिए, ठीक है हेल्दी लाइफ के लिए, हाँ कह तो ठीक ही रहा है, लेकिन अब जब बारी आई कि बाईसाइकिल लेनी है या कार, नहीं भाई क्यों बाईसाइकिल लेनी है, कार लेनी है। दिस पोजीशन इज़ नॉट क्लियर, डू यू सपोर्ट यूजिंग बाईसाइकिल और कार। तो आप इसमें से क्या करोगे, किस चीज़ को सपोर्ट करोगे। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन हमारे पास क्लियर नहीं है इस टॉपिक में। क्यों क्लियर नहीं है कि डू यू सपोर्ट यूजिंग बाईसाइकिल्स और कार। आप अब किस चीज़ को सपोर्ट करोगे, बाईसाइकिल को करोगे या कार को करोगे। इसी तरह एक और टॉपिक है, उसमें कहता है कि आई फील दैट राइटिंग एन आर्गूमेंटेटिव ऐसे इज़ डेफिनेटली अ चैलेंजिंग टास्क। अब वो फील करता है, तो यहाँ पे ये फीलिंग के नॉट बी सपोर्टेड प्रॉपरली इन आर्गूमेंटेशन। तो आप फील करते हो ना यार, बाकी लोग तो नहीं फील करते, उनको आसान लगता होगा, तो इसलिए इस पे बहस नहीं हो सकती। यहाँ पे आपका ऐसे ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आपको मैंने पीछे दिखाया है कि इस पे बहस नहीं हो सकती साइकिल पे। और इसी तरह वेदर वी शुड डिसाइड वेदर वी वांट अ बाईसाइकिल और कार। यहाँ पे कुछ लोग बाईसाइकिल ले लेंगे और कुछ लोग कार ले लेंगे, तो यहाँ पे कोई ख़ास झगड़ा नहीं बनेगा, आर्गूमेंट नहीं है। इसी तरह आई फील दैट राइटिंग एंड आर्गूमेंटेटिव ऐसे इज़ डेफिनेटली अ चैलेंजिंग टास्क। तो यहाँ पे भी क्या है कि नो फीलिंग कैन नॉट बी सपोर्टेड प्रॉपरली इन आर्गूमेंटेशन, हमारे पास सपोर्ट नहीं हो सकती। एंड आर्गूमेंटेशन टॉपिक शुड बी वन दैट कैन बी प्रॉपरली सपोर्टेड विद स्टैटिक्स आउटसाइड सोर्स साइटेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्टैटिक्स नहीं है, कोई हमारे पास चीज़ें नहीं है जिनके ऊपर क्या हो जाए हम उसको आर्गू कर सकें। जिस तरह अब इसके मेन एलिमेंट हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो उनसी आपको अच्छी लगती है वो आप कर दें। इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में एक थीसिस स्टेटमेंट होती है और कॉन्टेक्स्ट होता है। इसी तरह इसकी एक बॉडी होती है जिसमें आप अपने आर्गूमेंट्स देते हो, उसके बाद अपोजिंग आर्गूमेंट्स अगला बंदा करता है, फिर आप रेफ्यूट उसको करते हो। रेफ्यूट मतलब आप उसको जवाब देते हो उनका लॉजिकली, फिर कंक्लूड कर देते हो।
जो दूसरा है इसका आप पीछे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको कंपेयर कर लेना। जो दूसरा है हमारे पास ये भी सेम है, सिर्फ ये देखो यहाँ पे यूर आर्गूमेंट और अपोजिंग का अलग अलग पैराग्राफ है, और यहाँ पे हमारे पास इसको एक में ही हमने डाल दी है। और यहाँ पे हम आगे जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे को जो तीसरा इसका आप लिख सकते हो कि थीसिस स्टेटमेंट, तो ये तो लाजमी ही होगा। बॉडी में आप अपोजिंग आर्गूमेंट, रेफ्यूटेशन और यूं अपोजिंग आर्गूमेंट्स वो करेगा, आप उसको रिब्यूट करो और अपोजिंग आर्गूमेंट और रिब्यूट करो। पहले वाला ठीक है, आप इन आखिरी वालों को इतना ना ही कंसिडर करो। इसके बाद टेल योर रीडर्स वाई दे शुड केयर, कि आप अपने रीडर्स को बताओ कि वो इस टॉपिक पे क्यों बोलें, क्यों आर्गू करें, क्यों उनको फ़र्क पड़े। अब जिस तरह वहाँ में बाइसाइकिल लेनी चाहिए या गाड़ी, तो वो जिसने गाड़ी लेनी होगी वो ले लेगा, इस पे लोग बहस नहीं करेंगे। गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन विद योर थीसिस। अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो क्या करो, थीसिस स्टेटमेंट से करो। विच इज़ योर क्लेम और प्रोपोजिशन रिगार्डिंग इशू। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका क्लेम होता है। एक आपने क्लेम किया होता है कि स्मोकिंग शुड बी कंसिडर्ड इलीगल इन पब्लिक प्लेसेस। ये आपका क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है, आपने क्लेम कर ली है। योर थीसिस शुड बी स्पेसिफिक एंड आर्गुएबल। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट्स है ये एक अलग होनी चाहिए और उस पर आर्गू बंदा कर सकता है कि अब मैं कहता हूँ कि स्मोकिंग शुड बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, तो अगला बंदा कहता है वाई इट शुडंट बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, वी वांट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, तो जो भी है। विच मीन दैट यू शुड एक्सेप्ट अ रीजनेबल पर्सन टू डिसएग्री विद इट। तो आप क्या काम करते हो कि आप एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि कोई पर्सन आपसे डिसएग्री करेगा। अब जब मैंने ये वाला आपको किया कि स्मोकिंग शुड बी कंसिडर इलीगल, तो इन पब्लिक प्लेसेस, तो यहाँ से लोग डिसएग्री करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट आपका क्या, कॉन्टेक्स्ट इज़ द बैकग्राउंड, ये आपको मैंने बताया था, उसमें थीसिस एंड कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अभी पहले हमने ये ऊपर से इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है, इसमें थीसिस पढ़ लिया। अब कॉन्टेक्स्ट इज अ बैकग्राउंड फ्रेमवर्क और सेटिंग अबाउट द इशू ऑफ योर पेपर डील विद। It will vary in size and scope depending upon your target of audience and length of your paper। तो ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, ये आपकी जो बैकग्राउंड फ्रेमवर्क है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस, आप कितनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कैन बी गिवन इन इंट्रोडक्शन बिफोर थीसिस। आप ओवरऑल क्या काम करो, थीसिस से पहले भी अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। व्हेन यू नीड टू प्रोवाइड मोर डिटेल कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी अमंग द बॉडी पैराग्राफ। तो अगर आप मज़ीद इसको देना चाहते हो तो आप इसको फिर बॉडी पैराग्राफ में भी दे सकते हो। तो यूँ आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट से आपका यही है मुराद है कि आपके ख्याल में, मतलब इन योर केस, तो वो थीसिस और वही है, थीसिस आपका क्लेम हो जाता है और कॉन्टेक्स्ट यही हो जाता है कि आपके जो भी आप कहते हो यार स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है, या इस तरह आप कुछ भी दे सकते हो। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये भी आप ले सकते हो कि एक सिचुएशन है। इसी तरह आप लोग जो भी है इस सारे पैसेज को आप यूँ लिखोगे, इसकी थीसिस स्टेटमेंट भी लिखोगे और फिर क्या काम करोगे, कॉन्टेक्स्ट भी। तो उम्मीद है ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्टेक्स्ट भी। और इसी तरह सपोर्टिंग योर थीसिस। अब आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट आपने क्लेम एक कर लिया तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए। यू मस्ट हैव करंट वेल आर्टिकुलेटेड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर योर थीसिस। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए सपोर्ट करने के लिए। योर टॉपिक सेंटेंस ऑफ योर सपोर्टिंग एविडेंस शुड डायरेक्टली सपोर्ट द थीसिस। आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली सपोर्ट योर थीसिस। आपका जो क्लेम है, जो थीसिस है, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड योर सपोर्टिंग डिटेल शुड डायरेक्टली सपोर्ट योर टॉपिक सेंटेंस। इसी तरह जो आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो आपकी जो टॉपिक सेंटेंस है उसको डायरेक्टली सपोर्ट करनी चाहिए। बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेट फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। इसी तरह थीसिस क्या होती है, थीसिस किसको सपोर्ट करनी चाहिए, टॉपिक सेंटेंस को, टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग डिटेल को। इसी तरह टेल, शो, जो भी आप बताते हो वो उनको शो भी करो। क्या क्या आपने नहीं करना, यूज़ फीलिंग और इमोशनल आर्गूमेंटेड मेक वन फील मच बेटर। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं यूज़ करनी।
फीलिंग्स और इमोशनल आर्गूमेंट्स नहीं दे, इमोशंस के साथ किसी पे डायरेक्ट पर्सनल अटैक पे नहीं आ जाना। यूज़ इररेलेवेंट एग्जांपल, जिस तरह ही वुड देन बी एबल टू टेक हिज गर्लफ्रेंड टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है। इसी तरह यूज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन, तो आपने ज़्यादा अपनी जो टेक्स्ट है उसको सिंप्लीफाई नहीं कर देना। जिस तरह ओनली देन ही वुड अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी एन अडल्ट, सिर्फ उसको तब ही समझ आएगा जब वो बड़ा होगा। ही वुड देन एबल टू टेक, जब वक्त आएगा वो तब उसको लेके जाएगा। तो यूं वाली कहानियाँ नहीं आपने शुरू कर देनी। यूज़ हिस्ट्री जनरलाइजेशन, ये ऊपर डोंट है, डोंट यूज़ है, अब यूज़ नहीं करना शुरू हो जाना। इट इज़ वाइडली नोन एज द फैक्ट, मतलब आपने एकदम से बगैर लॉजिक्स दिए बगैर ही आपने ये नहीं कह देना कि नहीं यार जिस तरह पाकिस्तानी पीपल आर बैड, आपने बजाय लॉजिक्स दी ना, कुछ भी नहीं दिया, आपने डायरेक्ट कह दिया कि पाकिस्तानी पीपल आर बैड। तो ऐसा नहीं कहना आपने। यूज़ अनरिलायबल इवन फॉल्स आउटसाइड सोर्सेज, तो आपने कहीं से फजूल में सोर्सेज नहीं यूज़ करना देने लग जानी। आई हर्ड ऑन इंटरनेट या ऐसा, तो अगर कोई चीज़ दे रहे हो तो उसको प्रॉपर बताओ कि आपने किस बुक से पढ़ा है, क्या किया है, रेफरेंस उस बुक का दो, सब कुछ। अपोजिंग आर्गूमेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्ररी कंसिडरेशन, काउंटर आर्गूमेंट्स भी इनको कहते हैं। तो इसका मतलब होता है जो कि आपका अपोजिट ओपोनेंट बंदा है वो आपको आगे से जवाब दे रहे। पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ दोज हु माइट डिसएग्री विद योर थीसिस एंड सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स। आप अपनी जगह, अब आप पहले तो अपने हक में बातें कर रहे थे, फिर आप अपने आप को अपना मुखालिफ बना दो, अपने टॉपिक के मुखालिफ अपने आप को करके सोचो कि अब इसके ख़िलाफ़ लोग क्या क्या सवाल कर सकते हैं, फिर उनके जवाब ढूंढो। और यहाँ पे उनको यह सोचो कि मैं आगे से इनको क्या जवाब दूंगा जो कि उनको कन्विंस कर लेगा, बजाय कि आप फजूल कहो नहीं मैं ही ठीक हूँ और आप उनको लॉजिक ना दो, तो इस तरह काम ख़राब हो जाएगा। If you don't have effective responses or find that a counter argument is better than your initial argument, make revision and add more qualification to your original thesis or argument. अगर आप आगे आके देखते हो कि यार जो आप मुखालिफ वाले बंदे की तरफ से लिख रहे थे, तो आपने तो देखा यार इसका तो जवाब ही मेरे पास नहीं है, वो ये सवाल कर दे तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो फिर आप वापस अपने टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट पे आ जाओ और उसको मज़ीद बेटर करो या उसमें कोई चीज़ ऐड करो जिससे आप उसका जवाब दे सको। रेफ्यूटेशंस क्या होती हैं? ये आंसर टू द अपोजिंग आर्गूमेंट्स होते हैं कि जो भी मतलब आपको वो आप उससे कहोगे मैं ठीक हूँ, वो कहेगा नहीं मैं ठीक हूँ, तो फिर आप जब दोबारा उसको लॉजिक्स दोगे तो ये जो तीसरा स्टेप होता है इसको क्या कहते हैं? रेफ्यूट करना। आगे से जो आपके सामने वाले बंदे ने आपको कहा है नहीं ये ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, आप फिर जब दोबारा उसको कहोगे नहीं ऐसे होता है, तो वो रेफ्यूटेशन होती है। बिफोर सेइंग द अपोजिंग आर्गूमेंट्स आर रॉन्ग, उनकी बातों को गलत कहने से हमें कहने से पहले हमें स्पेसिफाई करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द अपोजिंग आर्गूमेंट्स बिफोर वी कैन प्रॉपरली रिफ्यूट देम। सबसे पहले हमें उनको अपोजिंग आर्गूमेंट्स को समझना चाहिए, बजाय सामने वाले ने कहा कि नहीं ये तो इस तरह भी हो सकता है और हम कहें यार नहीं हो सकता, हमें ज़्यादा पता है, ये तुम्हें पता है। तो यूँ बजाय उनको सुनाए बगैर डिसएग्री करने के हमें क्या करना चाहिए? We need to understand the opposing arguments, हमें उनको समझना चाहिए। There are several ways we can respond to opposing arguments. We can completely disagree. We can say that their argument is irrelevant to the topic. आप ये कह सकते हो कि हम इससे completely disagree करते हैं, लेकिन क्यों भी आपने आगे बताना है। We can say that their argument is irrelevant to the topic, or we can acknowledge that to a certain extent opposing argument is right, but then prove it is not powerful enough. आप उसको ये भी कह सकते हो कि यार हाँ किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन इस केस में ये नहीं ठीक। आप ये भी उसको बोल सकते हो it doesn't really undermine your own argument, इससे आपको नीचा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन यही है कि कोशिश ऐसे करो कि उसको मौका ही ना दो सही साबित होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल थीसिस स्टेटमेंट ये है कि ब्राउन इज़ एक्सीलेंट मिलिट्री जनरल। ये मिस्टर ब्राउन कोई बंदा था जो कि एक्सीलेंट मिस्टर जनरल था आर्मी का। ऑब्जेक्शन इस पे ये लगा कि ही इज़ एन अल्कोहलिक एंड दिस फैक्ट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल आई विटनेसेस और अकाउंट्स ऑफ हिज ड्रंकनेस। मतलब उसको क्या करता था, शराब पीता था और इसके चशमदीद हमारे पास गवाह हैं जो कि वो उसको पिलाते थे। रेफ्यूटेशन हमने उसको दिए, yes he did have alcohol problem but only during military inactivity
हमने अब बजाय उसको इनकार करने, उसने अगले ने कह दिया कि मेरे पास सबूत भी हैं, तो हम बजाय उसको ये कहने के कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम फिर भी गलत कह रहे हो, अब हमारी गलती पकड़ी गई है, तो हम उसको ये रिफ्यूट कर सकते हैं कि हाँ उसके प्रॉब्लम्स थे बट ओनली ड्यूरिंग मिलिट्री इनएक्टिविटी, तब थे जबकि जंगें वगैरह नहीं हो रही थी, कोई ख़ास फ़ौज का काम नहीं था। सो इट डिडेंट अफेक्ट हिज मिलिट्री लीडरशिप। तो जब हम मिलिट्री को उसकी ज़रूरत पड़ी, या जब मिलिट्री रेस्ट पे थी, या जब मिलिट्री एक्टिव नहीं थी, तब वो ये करता था, लेकिन इससे उसकी मिलिट्री लीडरशिप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जब वो ड्यूटी पे होता था तब उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। यूँ आप भी कर सकते हो। इसी तरह थीसिस में ये है कि यूज़ रेकी इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है जिसमें वो बोलता है कि यूज़ रेकी इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। मतलब रेकी का मतलब है कि आप जेंटली, जिस तरह आपके सर में दर्द हो रहा हो तो आपके सर में कोई जेंटली मसाज करे तो आपको सुकून फील होता है, तो इसी तरह इसी को ये कहते हैं। ये कोई जापानीज़ आई थिंक सो टर्म है, तो फ़िलहाल आप इसको यही कह लो। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन, और अब यहाँ पे हमारी थीसिस स्टेटमेंट है यूज़ इंस्टेड ऑफ ये। अब यहाँ पे आर्गूमेंट है कि ये यूज़ करो वो ना करो, क्यों ना करो, ये हमारा बीच में क्या बन गया, आर्गूमेंट। अब इसके ऑब्जेक्शन भी हमने ढूंढने हैं और फिर रिस्पॉन्सेज। ऑब्जेक्शन ये है कि पीपल शुड ट्रस्ट मेडिसिन सिंस इट इज़ इफेक्टिव एंड साइंटिफिकली प्रूवन। हमने ऑब्जेक्शन लगाया कि यार लोगों को मेडिसिन पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन है और इफेक्टिव भी है। सीरियस इलनेस सच एस HIV एक्सेट्रा एंड कैंसर कैन नॉट बी ट्रीटेड विदाउट मेडिसिन। हमने कहा कि यार सीरियस प्रॉब्लम, सर में दर्द वगैरह तो इस तरह चलो ठीक हो भी जाए, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम्स मेडिसिन के बगैर नहीं हल हो सकते। उसके बाद रेकी लाइक अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये नहीं कि आपने सर में दर्द हो रहा है तो आप 2-3 मिनट अपने सर में मसाज करते हो तो आपको ठीक हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा देर भी चाहिए क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन आप उसको रेगुलेट कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इसके बरक्स अगर हम मेडिसिन को देखें तो मेडिसिन हमारे पास जल्दी हमारा काम ठीक कर देती है। तो आगे से हम उसको रिस्पांस देंगे। अभी पहले ऑब्जेक्शन हमारे पास लगा, रिस्पांस, रिब्यूट तीसरी बार होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने अपना ये किया, उस पर ऑब्जेक्शन लगी। ऑब्जेक्शन ये लगी कि रीकी इज़ आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन एंड डज नॉट हैव साइड इफ़ेक्ट। हमने कहा कि यार मेडिसिन है साइंटिफिकली प्रूवन, तो रेकी भी ये है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रेफ्यूटेशन मेथड में हमने कहा कि इनसफिशिएंट क्लेम, इसमें हमारे पास आपने ऐसे ही इसको फजूल में क्लेम किया है। अब यहाँ पे इसका जो मेथड है इनसफिशिएंट क्लेम, मतलब उसका जो क्लेम था ऐसे ही था, हमारा भी ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, तो हमने उसके क्लेम को क्या किया, हटा दिया। मेडिसिन आल्सो के नॉट, यहाँ पे उसने कहा कि ये चीज़ें नहीं है, तो हमने कहा कि वो कहता है बड़े बड़े मसले मेडिसिन के बगैर नहीं हल हो सकते, बड़ी बीमारियाँ नहीं ठीक हो सकती। हमने उसको बोला मेडिसिन आल्सो कैन नॉट ट्रीट सीरियस इलनेस इफ़ नॉट डायग्नोज एट द अर्ली स्टेज। हमने कहा कि अगर कैंसर वगैरह जो भी है अर्ली स्टेज पे डायग्नोज ना हो तो उसको मेडिसिन भी डायग्नोज नहीं कर सकती। रेफ्यूटेशन मेथड दूसरे वाला है ओपोनेंट्स आर पार्शली करेक्ट। अब इसमें किसी हद तक तो वो ठीक था, लेकिन किसी हद तक क्या थे, हमने अपने आप को भी ठीक साबित करना था ना, तो हमने कहा कि मेडिसिन भी है यार, अगर अर्ली स्टेज पे ट्रीट ना करें तो बंदा नहीं ठीक हो सकता मेडिसिन से भी। अलबत्ता हमारे पास यहाँ पे सही साबित होने के कोई चांसेस नहीं थे, उसका वो स्ट्रांग था, अदरवाइज इट इज़ नॉट बैड टू रेफ्यूट हिम लाइक दिस। तो हमने उसको कहा कि मेडिसिन भी मेरे भाई नहीं कई बार ठीक करती, तो हमने पार्शली करेक्ट वाला मेथड यूज़ किया। इसी तरह हमने, उसने कहा कि रेकी लाइक अल्टरनेटिव हीलिंग रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने कहा कि रेकी रिक्वायर लेस टाइम इफ़ डन रेगुलरली। अगर हम इसको रोज़ करें तो एक टाइम कम लेगी, भाई आपने की नहीं है तो आपको क्या पता है। तो रेफ्यूटेशन मेथड ये है कि अपोनेंट आर कम्प्लीटली रॉन्ग। अब उसने कहा कि ये अलॉट ऑफ टाइम लेती है, अब कहाँ टाइम लेती है, अगर आप रोज़ कर रहे हो तो आपको टाइम नहीं लेगी, वो आप यूज टू हो जाओगे उससे। तो ये हमारे पास एक इनसफिशिएंट क्लेम मेथड है, एक पार्शली करेक्ट मेथड है और एक कम्प्लीटली रॉन्ग वाला स्टाइल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करोगे कि रैप अप व्हाट यू हैव बीन डिस्कसिंग इन जनरल, वे टू यूज़ इट, रीस्टेट योर टॉपिक एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रीस्टेट योर थीसिस क्लेम। आपने अपने टॉपिक को दोबारा स्टेट करना है और बताना है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपने अपना थीसिस क्लेम क्या करना है, रीस्टेट करना है कंक्लूजन में, मतलब दोबारा लिखना है, रीस्टेट का मतलब है यहाँ पे। एंड एड्रेस अपोजिंग व्यू पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन वाई रीडर शुड एक्सेप्ट योर व्यूज़ ऑफ द टॉपिक। तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि
अपने जो अपोजिंग व्यू पॉइंट है उनको एड्रेस करना है और रीडर को बताना है, जो आपकी ये चीज़ें पढ़ रहा है उसको बताना है कि रीडर आपकी बात ही क्यों ना माने, उस दूसरे की बात क्यों ना माने और आपकी बात माने। इट मे आल्सो कॉल फॉर द एक्शन और गिव ओवरव्यू पॉसिबल फ्यूचर रिसर्च। आप लोगों ने के अंदर ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप उसको एक ओवरव्यू दे दें पॉसिबल फ्यूचर रिसर्च का, कि फ्यूचर में मज़ीद ये चीज़ बेहतर हो सकती है अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। इसी तरह हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिसमें हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट होती है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। इसी तरह हमारे पास आर्गूमेंट्स हम अपने देते हैं, उसके बाद वो वाले अपने आर्गूमेंट देते हैं, फिर हम उसकी बोलती बंद कर देते हैं रेफ्यूटेशन देके, फिर कंक्लूड करते हैं। बस ये वाला आपने फॉर्मेट फॉलो करना है, बाकी किसी फॉर्मेट की तरफ मत जाओ। ये सबसे इजी और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।